चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या अलग है, मतलब इसका टाइप जो है हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल इसे हम टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूं। ये सेंटेंस आपका है यहां से लेकर पूरा यहां तक, और इस सेंटेंस में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ कलर्ड पार्ट है, ठीक है, कुछ कलर्ड वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं ये यहाँ पर। उसके बाद फिर हमारा जो है ये आपका सी वाला पार्ट और ये है आपका डी वाला पार्ट, ठीक है। तो चार आपके पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब हमें बस फोकस करना है या हमें देखना है कि ये जो हमारे कलर्ड पार्ट है इनके अंदर कोई एरर है या फिर नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देखो ए एंड डी रिक्वायर चेंज। अब मतलब हमें यही देखना है कि इनमें किसके अंदर कोई चेंज की जरूरत है। चेंज की जरूरत है इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, है ना, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि इसमें से क्या, कौन से वाला जो पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। देखो ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शंस में हमारे पास है ए डी रिक्वायर चेंज, या फिर ऑल रिक्वायर चेंज, सभी को चेंज चाहिए, में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, या ए बी और सी को केवल चेंज करना है, या केवल बी जो है उसको हमको चेंज करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग जो है चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं शुरू से लास्ट तक, फिर हम लोग जो है आगे करते हैं। तो देखो क्या लिखा है। इन फैक्ट नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स नोज दैट शी हैज अ हैबिट ऑफ फियर फ्रॉम हर एग्जाम्स, बट दिस ईयर शी इज नॉट गोइंग टू गिव हर एग्जाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर इलॉजिकल फियर। क्या यहां पर बोला जा रहा है, इन फैक्ट। चलिए, तो इन फैक्ट का यहां पर मतलब क्या है। देखो इनफैक्ट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस पर, किसी वाक्य पर या किसी घटना पर बहुत ज्यादा जोर देके जब हम बोलते हैं तो हम इनफैक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स नोज। तो यहां मैं आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूं दोस्तों, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसका थोड़ा सा हम रूल समझ लेते हैं। देखो नॉट ओनली शी, अब देखो नॉट ओनली के बाद क्या है, शी है, और बट ऑल्सो के बाद क्या है, हर या हर पेरेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है कि बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ध्यान देना, बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नॉट ओनली के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है। क्या मतलब है इसका कि नॉट, देखो बट ऑल्सो के बाद यहां पर अगर आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये प्रोनाउन है, और यहां पर भी क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब ये दोनों हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स नोज। अब इसके अंदर एक आपका पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, कि ना सिर्फ वो, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उनको भी पता है कि शी हैज अ हैबिट ऑफ फियर फ्रॉम, उसको एक आदत है, किसकी, डरने की आदत है, किससे, फ्रॉम हर एग्जाम, मतलब परीक्षा से उसको डर लगता है। बट दिस ईयर, इस वर्ष क्या हुआ कि शी इज नॉट गोइंग टू गिव हर एग्जाम, इस साल जो है वो अपनी एग्जाम नहीं देने वाली है। वो क्यों नहीं देने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर इलॉजिकल फियर, की बस इस इलॉजिकल जो डर है उसके कारण वो इस साल एग्जाम नहीं देने वाली है। तो मीनिंग तो समझ लिया, देख लेते हैं अब एरर हमारा क्या हो सकता है। तो देखो बट ऑल्सो के बाद हर यहां पर बिल्कुल बराबर है, हर पेरेंट्स, ठीक है, हर पेरेंट्स बिल्कुल बराबर है। अब देखो पेरेंट्स क्या है, एस लगा है, मतलब ये हमारा प्लूरल नाउन है, और ये अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा होना चाहिए भाई, वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ये एस लगा है, इसको कट कर दो, ठीक है। नोज नहीं होने वाला है, यहां पर नो सही हो जाएगा। तो एक एरर इसमें पता चल गई। आगे देखते हैं, नो दैट शी हैज अ हैबिट, उसकी एक हैबिट है।
हैबिट ऑफ, बिल्कुल हम इस तरीके से बोलते हैं हैबिट ऑफ, ठीक है। शी हैज अ हैबिट ऑफ फियर फ्रॉम, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो क्यों, याद रखना एक चीज दोस्तों कि जब भी आपका आईएनजी जैसे आपका कोई वर्ब है, ध्यान देना, कोई वर्ब है प्लस उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो ये वर्ब में हम लोग जनरली क्या फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फियरिंग फ्रॉम जो है वो सही हो जाएगा, फियर फ्रॉम नहीं होता है, ठीक है। फियरिंग फ्रॉम या आस्किंग टू, इस तरीके से बोलते हैं ना, आस्किंग टू, गोइंग फ्रॉम, गोइंग टू, इस तरीके से, मतलब आईएनजी जो है जनरली, जनरल सेंस में बता रहा हूं, जनरली हम लोग वर्ब का आईएनजी और उसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि शी हैज अ हैबिट ऑफ, फियर फ्रॉम नहीं होगा, हैबिट ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, फियरिंग फ्रॉम, फियरिंग फ्रॉम हर एग्जाम, उसको जो है डर, किसका डर, उसको एग्जाम से डरने की उसको आदत है, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब उसके अंदर भी हमारा एरर है। तो फियरिंग फ्रॉम एग्जाम्स, बट दिस ईयर, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, शी इज नॉट गोइंग, ध्यान देना, बट दिस ईयर शी इज नॉट गोइंग टू, बिल्कुल सही है, गोइंग टू गिव, ध्यान देना, गोइंग टू गिव हर एग्जाम्स, कि दिस ईयर शी इज नॉट गोइंग टू गिव हर एग्जाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ। अब यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है आप लोगों को कि इस साल जो है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, कई बार ऐसा कन्वर्सेशन होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई एग्जाम दिस ईयर, है ना, या आर यू गोइंग टू गिव योर एग्जाम, क्या तुम अपनी एग्जाम देने वाले हो, इस तरीके से बोलते हैं, भाई देना मतलब गिव, है ना, ये हमको सही लगता है, बट ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से ये आपका गिव जो शब्द है वो रॉन्ग है। आप एग्जाम किसी को उठा के देते नहीं हो, ठीक है, आप एग्जाम को लेते हो, क्या करते हो, एग्जाम को लेते हो। तो गोइंग टू गिव नहीं होने वाला है, गोइंग टू टेक हर एग्जाम्स, क्या होने वाला है, टेक हर एग्जाम, उसकी परीक्षा होने वाली है ना, तो वो अपनी एग्जाम को ले, अपनी जो एग्जाम है, अब ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो अपनी एग्जाम वो लेने वाली है, वो एग्जाम किसी को उठा के देने वाली नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग गिव बोलते हैं, बट वो रॉन्ग है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कंसेप्ट ग्रामर आपकी पूरी क्लियर होना चाहिए। तो गोइंग टू गिव नहीं होता है, गोइंग टू टेक होता है, ठीक, मतलब वहां पर भी आपका एरर हो गया। देखो कितनी मजेदार चीजें आप लोगों को जानने को मिल रही है दोस्तों, है ना। देखो, गोइंग टू टेक हर एग्जाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर इलॉजिकल फियर, अब ध्यान देना जरा, जस्ट बिकॉज ऑफ हर इलॉजिकल फियर, अब यहां पर बिकॉज ऑफ हर इलॉजिकल नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ हर इलॉजिक फियर, कैसा फियर है वो, इलॉजिकल नहीं है, इलॉजिक नहीं है, वो इलॉजिक है, ठीक है। तो एल यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब की तरह यहां पर काम कर रहा है, एडवर्ब हमको नहीं चाहिए, एडजेक्टिव हमको चाहिए। तो इलॉजिक जो है, ठीक है, क्या है, इलॉजिक, ये जो है ये हमारा यहां पर एडजेक्टिव है, और ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस फियर के नाउन को, ठीक है, फियर के नाउन को डिफाइन कर रहा है, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, ए बी सी और डी चारों में हमारा जो है एरर है। इसका मतलब सही आंसर हमारा ये है दोस्तों, ऑल रिक्वायर चेंजेस, एक्सक्यूज मी, क्या है सही आंसर, ऑल रिक्वायर्ड चेंजेस, सभी पॉइंट में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, आंसर आपके सामने, सेकंड वाला हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार और हम लोग जो है इसको पूरा करेक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, इनफैक्ट नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स, यहां पर नो हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, भाई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो नो दैट शी हैज अ हैबिट ऑफ फियरिंग फ्रॉम हर एग्जाम्स, बट दिस ईयर शी इज नॉट गोइंग टू टेक हर एग्जाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर इलॉजिक फियर, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने, सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखो 61 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, एरर का क्वेश्चन, सिमिलर टू 60, क्वेश्चन नंबर 60 जैसे हमने किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। देखो ये आपका 4 पार्ट्स हमारे पास
यहाँ पर लिखे हुए हैं कलर्ड चौक से A, B और यहाँ पर ये आपका हो गया C वाला पार्ट, फिर हमारा जो है ये D वाला पार्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट्स आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं और इसमें हमको देखना है, ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर देना है। ठीक है ना। अब देखो आप ऑप्शन क्या है, CD में चेंज चाहिए या फिर सभी में चेंज चाहिए, A और C कोई चेंज होगा या B और C जो है इसके अंदर चेंज होने वाला है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, आफ्टर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन दिल्ली नो प्राइवेट स्कूल्स कैन डिनाई एनी एडमिशंस अंडर EWS quota as the government is taking strict and quickly actions against all those schools which are violating these rules। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है और यहां पर भी बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो चुका है, खास करके जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट है आप पार्टी की, उन्होंने जो है काफी सारा एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस किया। वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, एजुकेशन को लेकर वो काफी सीरियस हैं और काफी सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वहां पर किए गए हैं। तो देखो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि आफ्टर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो कुछ एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स हुए, नो प्राइवेट स्कूल्स कैन डिनाई एनी एडमिशंस अंडर EWS कोटा, कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है एडमिशन वो क्या नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब एडमिशंस के लिए किसी को भी EWS का जो कोटा है उस कोटे के अंदर अंतर्गत जो एडमिशंस है उसके लिए कोई भी प्राइवेट स्कूल मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने वहां पर रूल बना दिया है। ठीक है, एनी एडमिशंस अंडर EWS कोटा एज द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एंड क्विकली एक्शंस, बहुत फास्ट स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले रही है अगेंस्ट ऑल दो स्कूल्स, ऐसे सारे स्कूलों के अगेंस्ट विच आर वायलेटिंग दीज रूल, की जो इन रूलों को वायलेट कर रहे हैं, जो इन रूलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग हमने समझा। अब देखते हैं क्या हमारा एरर हो सकता है। देखो आफ्टर यहां पर लिखा है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, भाई किसके बाद, भाई आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो यहां वो घटना दी गई है कि उसके बाद, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, तो ये यहां पर एस बिल्कुल बनता है, प्लूरल नाउन है यहां पर। ठीक है, और एजुकेशनल जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, मतलब यहां पर ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ए वाले के अंदर कोई एरर हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, बिल्कुल सही है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स कहां पर हुए, इन दिल्ली। आगे देखते हैं, नो प्राइवेट स्कूल्स, ध्यान देना, अब थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, नो प्राइवेट स्कूल्स, देखो स्कूल्स वापस हमारा प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, अब कैन, और कैन के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये डिनाई बिल्कुल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, एनी एडमिशंस, ध्यान देना दोस्तों, एनी जो वर्ड है, एनी जो वर्ड है उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, याद रखो एनी के बाद क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है। यहां आप देखो क्या लिखा है, एडमिशंस, ये आपका एस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके कंसेप्ट यहां पर मैं क्लियर करवा रहा हूं। एनी जो है उसके बाद क्या होता है, एनी के बाद हमेशा याद रखो ये वर्ड है आपका एनी या ईच, ठीक है, या आइदर, ठीक है, ईच, आइदर या फिर नाइदर, ये जो आपके वर्ड है इनके बाद नाउन जो है वो सिंगुलर आता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, हाँ एक चीज है, अगर इनके बाद आपने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया फिर आपका नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एनी उसके बाद ऑफ अगर आपने लगाया तो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा, या ईच ऑफ लगाया प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, आइदर ऑफ लगाया प्लूरल नाउन हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप एनी, ईच, नाइदर, आइदर इस तरह के वर्ड है और उसके बाद आप जो है क्या लगाते हो, सीधा नाउन आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एनी के बाद का ये जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर नाउन हो जाएगा, एस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो एनी एडमिशन अंडर EWS कोटा, ठीक है, इस EWS जो कोटा है उसके अंतर्गत एज द गवर्नमेंट इज, ध्यान देना, एज द गवर्नमेंट इज टेकिंग, कि अब क्यों, क्योंकि देखो कारण बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ले रही है क्या, एक स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर, एंड और क्या ले रही है, क्विकली। अब यहां पर आप देखो स्ट्रिक्ट क्या है, स्ट्रिक्ट हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों, स्ट्रिक्ट हमारा जो है ये एडजेक्टिव है। क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, एक्शंस की खूबियां बताई जा रही है। ये देखो ये आपका नाउन है और इस नाउन की खूबियां जो है दो आपके एडजेक्टिव के द्वारा बताई जा रही है, एक तो स्ट्रिक्ट है, एंड से जुड़ा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो क्विक हो जाएगा, क्विकली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, जो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखें, याद रखें कि ये यहां पर एडवर्ब की यहां पर आवश्यकता नहीं है, यहां नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड की आवश्यकता है, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। और ly कहीं भी लगा है, याद रखना, ly कहीं भी लगा है मतलब समझ जाओ कि वो आपका एडवर्ब है। और भाई अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब का काम समझ लो, एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब को डिफाइन करना, किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करना, ठीक है ना, या किसको डिफाइन करना, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, अपने जैसे दूसरे किसी एडवर्ब को भी करता है, और यहां तक कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी डिफाइन करता है, लेकिन नाउन को डिफाइन नहीं करता है। याद रखना, नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव काम आता है। तो ये याद रखना, यहां पर क्विकली नहीं होने वाला है, क्विक होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी एरर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या लिखा है, EWS कोटा एज द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एंड क्विक एक्शंस अगेंस्ट ऑल दो स्कूल्स। देखो ऑल आया, ठीक है, और सॉरी ऑल आया, तो ऑल के बाद आपका नाउन प्लूरल आना है, ठीक है। तो स्कूल्स आ गया, ध्यान देना, ऑल दो स्कूल्स विच आर वायलेटिंग दीज रूल्स। तो देखो ये विच जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके हिसाब से किसको संबोधित कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, इसका एंटीसीडेंट है, ये देखो NTECIDENT, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, और जिसके लिए ये प्रयोग में आता है, जिसको ये संबोधित करता है उसके लिए। तो ये स्कूल्स इसका एंटीसीडेंट है, ध्यान देना। और स्कूल हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा प्लूरल नाउन है, एस लगा है, ठीक है। अब प्लूरल नाउन है तो ये विच के बाद वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। तो आप देखो प्लूरल नाउन है, यहां पर आपका ये प्लूरल वर्ब है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर विच इज होता तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो विच आर वायलेटिंग, अब देखो आर वायलेटिंग दीज रूल्स, मतलब ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसका मतलब आईएनजी बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है, कि जो क्या कर रहे हैं, जो रूल्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा यहां पर ये भी सी डी वाला भी करेक्ट है। अब देख लेते हैं किसमें एरर है। देखो तो ए वाला आपका करेक्ट है, बी वाला जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया, सी वाला जो है स्ट्रिक्ट एंड क्विकली, हाँ सी वाला रॉन्ग हो गया, और डी वाला भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से रॉन्ग है दोस्तों, बी और सी जो है उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, बी एंड सी, ध्यान देना, बी एंड सी रिक्वायर चेंजेस। देखो जरा ऑप्शंस में क्या क्या है, सी डी रिक्वायर चेंज नहीं, बी और सी चाहिए, ए सी रिक्वायर चेंज नहीं, बी और सी चाहिए, बी और सी हमारा यहां पर है फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में है, तो बी और सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, और रिक्वायर चेंज ये भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। देखो इस तरीके से करना है, बिल्कुल डिटेल में घुस के हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार पूरा आंसर पढ़ेंगे हम लोग शुरू से लास्ट तक। देखो, आफ्टर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन दिल्ली, नो प्राइवेट स्कूल्स कैन डिनाई एनी एडमिशन under EWS quota as the government is taking strict and quick
actions against all those schools which are violating these rules। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है हमारा वापस एरर का क्वेश्चन टाइप 3 का पढ़ते हैं एक बार। वही 4 ऑप्शंस जिस तरीके से हमने लास्ट 61 वाला क्वेश्चन किया था। देखो ए जो है यहां से यहां तक, बी वाला ऑप्शन हमारा ये, फिर ये हमारा सी वाला ऑप्शन और ये हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। देखते हैं, पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं एक बार पूरे क्वेश्चन को। देखो लिखा है no doubt that she is one of the best singer, but everyone of her friends know that she can't win this singing competition unless she sings nice in the last round of the competition। क्या बताया जा रहा है? देखो नो डाउट, नो डाउट मतलब बिल्कुल इस बात में कोई डाउट नहीं, इस बात में कोई शंका नहीं कि शी इज, ध्यान देना, वो कौन है? वो वन ऑफ द बेस्ट, वो सबसे अच्छी क्या है? सिंगर है। अभी हम केवल मीनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एरर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, पूरा पूरा समझ लेते हैं, एक सेंट्रल आइडिया निकाल लेते हैं। तो देखो नो डाउट शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, बट इस बात में कोई शंका नहीं कि वो बहुत अच्छी सिंगर है। ठीक है, लेकिन क्या एवरी वन ऑफ आवर फ्रेंड नो, उसके हर एक दोस्तों को पता है कि शी कांट विन दिस सिंगिंग कंपटीशन, कि वो ये सिंगिंग कंपटीशन जो है वो नहीं जीत सकती। कब तक नहीं जीत सकती? अनलेस, जब तक कि शी सिंग्स नाइस, कि जब तक कि वो अच्छे से ना गाए, इन द लास्ट राउंड ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन का जो आखिर का जो राउंड है, अंत राउंड, जो लास्ट फाइनल फिनाले जिसको बोलते हैं, अगर उसके अंदर उसने अच्छा नहीं गाया तो वो उसको जीत नहीं पाएगी कंपटीशन को। ठीक है, तो मीनिंग हमने समझ लिया। अब देखते हैं ग्रामर के हिसाब से। तो देखो शुरुआत हो रही है नो डाउट, कोई शंका नहीं इस बात में कि शी इज, देखो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर आपका वर्ब, वन ऑफ आ गया दोस्तों। वन ऑफ बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बता दूं। वन ऑफ के ऊपर एक रूल आप बिल्कुल दिमाग में बिठाओ, याद रखो, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब भी सुन लो। ये जो वन ऑफ है, इसके बाद ध्यान देना, वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन आने वाला है वो होगा प्लूरल नाउन। ठीक है ना दोस्तों, नाउन आपका हमेशा क्या होने वाला है? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। और उसके बाद अगर वर्ब आने वाला है तो वो वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है ना, वो वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। देख लेते हैं। देखो ये आपका एक और रूल की ओर इशारा करता है। कौन सा रूल? देखो नाउन 1 प्लस आपका प्रीपोजिशन प्लस नाउन 2, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वर्ब हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू नाउन 1, नाउन 1 के हिसाब से आता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो देखो उस हिसाब से आप देखो, 1 आपका जो है ये आपका सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखो शी इज वन ऑफ, अब इसके बाद जो भी नाउन आया वो आपका प्लूरल होगा। तो देखो द बेस्ट सिंगर नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा? द बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, ये हमारा यहां पर प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट एवरीवन ऑफ, अब देखो दोस्तों यहां पर ये रूल आपका काम आ रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखो एवरीवन ऑफ हर फ्रेंड्स नो, यहां आप ध्यान से देखना, समझना, रूल आपके सामने है। नाउन 1 देखो, तो एवरीवन जो है ये हमारा नाउन 1 है। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन यहां पर है। और हर फ्रेंड्स जो है ये आपका नाउन 2 है। ठीक है, नाउन 2 है। और उसके जस्ट बाद देखो ये वर्ब जो है ये आपका वर्ब है। और जानबूझकर, ध्यान देना दोस्तों, ये जानबूझकर आपको यहां पर नाउन प्लूरल दिया जाएगा और वर्ब भी प्लूरल दिया जाएगा। बहुत ही कॉमन एरर है ये, बहुत कॉमन। आप देखो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको लगता है कि चलिए फ्रेंड्स हमारा जो है ये प्लूरल नाउन है तो इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, है ना, यही लगता है हमको।
लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि इस रूल का बिल्कुल हमको ध्यान रखना है, हमको ये वर्ब इसके हिसाब से नहीं लगाना है, हमको ये वर्ब लगाना है इसके हिसाब से। फर्स्ट वाला जो नाउन है आपका, प्रीपोजिशन के पहले जो आपका नाउन आया है, उस नाउन के हिसाब से आपको दोस्तों वर्ब देखना है। अगर आपका फर्स्ट वाला जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है, याद रखना वो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, और वो नाउन अगर आपका प्लूरल है, कौन सा, ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन के पहले, अगर वो आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। फुल नंबर आएंगे दोस्तों। देखो तो यहां क्या लिखा है, एवरीवन। अब एवरीवन के अंदर ही वन लगा है, मतलब ये आपका सिंगुलर है, ठीक है ना, क्या है ये आपका सिंगुलर है, याद रखना। ऑफ हर फ्रेंड, तो नो नहीं होने वाला है, उसके बदले ये यहां पर आपका हो जाएगा नोज। क्या हो जाएगा, नोज, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है इसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है, आपने पढ़ा है ये फाउंडेशन की क्लास में, ठीक है। और ये एक्चुअली वर्ब के साथ एस या ईएस हम लगा देते हैं, और ये हम कब लगाते हैं, जब हमारा नाउन सिंगुलर हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एज इट इज जो वर्ड है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो देखो यहां पर एरर पता चल गई आपको, बी वाले में एस यहां पर लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये रूल था, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। आगे बढ़ते हैं, तो देखो एवरीवन ऑफ हर फ्रेंड्स नोज दैट शी कांट विन दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन, वो ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीत नहीं सकती। दिस सिंगिंग, अब देखो सिंगिंग यहां पर ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है भाई। कौन सी कंपटीशन, गाने वाली सिंगिंग कंपटीशन, ये आपका नाउन हो गया। अब देखो क्या लिखा है, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, इस तरीके से, मतलब अनलेस के साथ याद रखना कभी भी नॉट नहीं लगाते हम। क्यों, क्योंकि अनलेस पहले ही नेगेटिव शब्द है, उसके साथ दूसरा नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं, नॉट उसके अंदर पहले ही छुपा हुआ है, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक की, है ना, बिल्कुल इस तरीके से, जब तक की, और फिर आपका डैश 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 नहीं, है ना। डोंट गो अनलेस आई से, मत जाना जब तक कि मैं नहीं कहूं, इस तरीके से, है ना, मत जाइए जब तक मैं नहीं कहूं, इस तरीके से, डोंट गो अनलेस आई से। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है कि विद दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अनलेस जब तक कि, शी सिंग्स जब तक कि वो नहीं गाती, कहां नहीं गाती, ध्यान देना, शी सिंग्स नाइस। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सिंग्स है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है ना, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब यहां पर आना चाहिए, ठीक है ना, एडवर्ब आना चाहिए ना, क्योंकि किस ढंग से वो गा रही है, किस तरीके से वो गा रही है, उसको एलोबरेट किया जा रहा है, उसको डिटेल में बताया जा रहा है कि भाई वो अच्छे से गा रही है, तो नाइसली मतलब यहां पर एडवर्ब आएगा। तो देखो शी सिंग्स नाइसली इन द लास्ट राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो डी आपका रॉन्ग, उसके बाद ए जो है ये आपका रॉन्ग, सिंगर्स होगा, और बी आपका रॉन्ग, नोज होगा, और सी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कंपटीशन अनलेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चार ऑप्शन में से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ए, बी और डी जो है, इनमें हमको कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायर चेंजेस। क्या है हमारी ऑप्शन, ए, बी और डी, रिक्वायर्ड चेंज। तो थर्ड वाला जो है दोस्तों हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं और आप देखो कि एरर जो है उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके जो इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई है अगर वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो डन है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो मॉडरेट से लेके एकदम हाईएस्ट लेवल तक होगा। इजी क्वेश्चन की तो आप लोग मेंस के लेवल में उम्मीद मत करो, ठीक है ना, बिल्कुल उम्मीद नहीं करना। मॉडरेट भी बहुत कम क्वेश्चंस अगर आ गए, कुछ 2-4 मॉडरेट के क्वेश्चंस आ गए तो ठीक है, वरना ज्यादातर क्वेश्चन आपके हाई लेवल के हैं। और मैं आपको उसमें कुछ चीजें बता देता हूं दोस्तों। मेंस के क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक भी चाहिए, वोकैब का नॉलेज भी चाहिए और इंग्लिश की जो ग्रामर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो तीनों चाहिए। तीनों की जब आपकी कॉम्बिनेशन होगी तो आप मेंस करके मानोगे। आप ये बिल्कुल इस भ्रांति में आप लोग मत रहना कि केवल ट्रिक लगाना है, शॉर्ट ट्रिक्स आपने पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब एक तरह से ओवरऑल नॉलेज आपका होना चाहिए, इंग्लिश पर हर तरीके से पकड़ होना चाहिए, वोकैब भी स्ट्रांग होना चाहिए, रूल्स भी आना चाहिए, स्ट्रक्चर्स भी, ग्रामर भी पता होना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात जो आपके सर, आपके अपने सर, राज सर मतलब मैं आप फोकस करता हूं दोस्तों, वो है अंडरस्टैंडिंग पर। आप जितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से हो सके आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन का जो सेंट्रल आइडिया है, चाहे वो एरर का हो, आपको एरर है ना, उस सेंट्रल आइडिया को आप समझने की कोशिश करो और उसके बाद आपका अप्रोच रखो। मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपके माइंड में वो स्टोरी पहले ही होगी, मतलब जो इसमें लिखा है वो कहानी आपके दिमाग में पहले से अगर होगी ना, तो बहुत आसानी से आप एरर पता करने वाले हो। तो पहले आप उसका ये पता करो कि इसकी क्या कहानी है, मतलब ये बोल किसके बारे में रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट आप फर्स्ट या 2 वर्ड पढ़ा और भिड़ जाओ एरर फाइंड करने, ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों। मेंस का लेवल है, ठीक है ना, मेंस समझते हो तो बिल्कुल समझते हो, ठीक है। मेंस हमको एकदम उसको टारगेट करना है, मेंस को निकालना है, लेकिन तरीके से करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, पढ़ते हैं। सबसे पहले एक रीडिंग मार लेते हैं जैसे मैंने बताया। तो देखो आप क्या लिखा है, ऑल द प्लेयर एंड द कोच ऑफ द टीम विल वेट टू द कैप्टन ऑन द ग्राउंड until he does not reach there for practice session। देखो समझने की कोशिश करो कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, समझाने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल बता देता हूं कि ये क्वेश्चन को हमको इसके इंस्ट्रक्शन क्या है। देखो टाइप 4 का आपका ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, जो हमारा 62 वाला था उससे थोड़ा अलग कैसे है। देखो इसमें आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा आपका एक जो पार्ट है ना, ये जो सी वाला पूरा आपका पार्ट है ये अंडरलाइन है, ठीक है। बाकी कोई अंडरलाइन नहीं, बाकी कोई अदर कलर नहीं, ठीक। और इंस्ट्रक्शन देखो क्या दी है, इंस्ट्रक्शन दी है कि द अंडरलाइन पार्ट सी इज करेक्ट, मतलब ये जो आपका सी वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। फाइंड अदर करेक्ट पार्ट्स, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें कि फाइंड अदर करेक्ट पार्ट्स, दूसरे जो और कौन कौन से करेक्ट पार्ट है वो हमको पता करना है। मतलब हमको बताना है दोस्तों कि क्या ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या ई करेक्ट है, ये सारे के सारे इनकरेक्ट है। तो बेसिकली हमको फाइंड एरर ही करना है, एरर्स पता करना है और उन एरर जिसमें एरर नहीं है, जिस ए बी सी या डी वाले सेक्शन में एरर नहीं है उसको हमको टिक करना है। और अगर सब में एरर है तो फिर वो आपका ऑल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब चलिए पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ऑल द प्लेयर एंड द कोच, जितने भी प्लेयर थे वो और जो कोच है वो ऑफ द टीम, उस टीम के मतलब उस टीम के जितने भी प्लेयर और कोच सभी के सभी विल वेट टू द कैप्टन ऑन द ग्राउंड, कि वो क्या करने वाले हैं, वो वेट करने वाले हैं
टू द कैप्टन, कैप्टन के लिए कहां पर, ऑन द ग्राउंड, मैदान के ऊपर वो लोग क्या करने वाले हैं, इंतजार करने वाले हैं कैप्टन का। ठीक है, कब तक करने वाले हैं, ध्यान देना, अंटिल, अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक की, है ना, अंटिल का मतलब होता है जब तक की, और उसके बाद डैश और फिर नहीं। तो और ये हम यूज करते हैं किसके लिए दोस्तों, टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी नहीं नेगेटिव होता है, ये आपका एक नकारात्मक शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक दो क्वेश्चन के पहले कि अनलेस जो वर्ड है क्या है, अनलेस जो है इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन अनलेस जो है वो जरूरी नहीं है कि टाइम के लिए आए। ठीक है, अनलेस जो है वो समय के लिए नहीं आता है, अनटिल जो है वो खास करके हम लोग समय के लिए हम यूज करते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, तो अनटिल ही डज नॉट रीच देयर फॉर प्रैक्टिस, कि क्या हो रहा है यहाँ, प्रैक्टिस सेशन। अब क्या बोला जा रहा है कि जितने भी प्लेयर हैं और कोच जो है टीम के, वो सबके सब क्या करने वाले हैं, वो वेट करने वाले हैं जब तक कि कैप्टन जो है वो ग्राउंड पर प्रैक्टिस सेशन के लिए ना पहुंच जाए। तो ये हमको एक सेंट्रल आइडिया पता चल गया कि ये टीम के प्लेयर, कोच और कैप्टन और इन सब के बीच में यहाँ पर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं एरर। तो देखो शुरू करते हैं, देखो ऑल से शुरुआत हो रही है दोस्तों। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब होता है सभी, मतलब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद प्लूरल नाउन आने वाला है। देखो कितना आसान है भाई, ऑल हो गया, सेवरल हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ध्यान देना, सेवरल हो गए, फ्यू है, मैनी है, ठीक है, फ्यू है, मैनी है, ठीक है, और सेवरल है, जैसे ये हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आपके इसके बाद जो है प्लूरल आता है, तो यहां पर सिंगल प्लेयर नहीं होने वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑल द प्लेयर्स, इस तरीके से हम बोलेंगे। एंड द, देखो ऑल द प्लेयर्स एंड द कोचेस, ऐसा नहीं होता है, ऑल द प्लेयर्स एंड, क्योंकि ये ऑल जो है ये केवल किसके लिए है, केवल प्लेयर के लिए है, इसलिए यहां पर कोचेस भी नहीं कर देना, है ना। तो ऑल द प्लेयर्स एंड द कोच, इस तरीके से ये होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, याद रखो बिल्कुल ऑल, ये वैसी कॉमन सेंस की बात है भाई, एक से ज्यादा, ऑल मतलब क्या, सब, तो सारे प्लेयर की बात हो रही है ना, एक प्लेयर की बात नहीं हो रही। तो यहां पर आपका ये प्लूरल नाउन होने वाला है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन हो गया, एंड द कोच। अब ध्यान देना जरा, तो एक तो प्लेयर और दूसरे कोच है ना, मिलके ये बना देंगे आपका पूरा का पूरा प्लूरल नाउन। अब जो वर्ब आगे आएगा वो प्लूरल होगा, देख लेते हैं। तो ऑल द प्लेयर एंड द कोच, मतलब यहां तक तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो गया, है ना, एक एरर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द टीम, कहां के, ऑफ द टीम के, टीम के। अच्छा, विल वेट, चलिए फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आ गया तो सिंगुलर प्लूरल का झंझट खत्म, उसका तो सिंपल सा रूल है, विल आया और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है ना, विल के बाद वेट बराबर है, विल वेट टू द कैप्टन। अब भाई टू द कैप्टन नहीं होता है, याद रखना, वेट जो है, वेट किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉर द कैप्टन, वेट के साथ फॉर द कैप्टन आने वाला है, वेट फॉर होता है, वेट टू नहीं होता है। ठीक है ना, वेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फॉर प्रीपोजिशन आता है। तो आप देखो यहां पर आपका प्रीपोजिशन का एरर आ गया, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल घुमा घुमा के वो लोग आपसे एरर्स पूछते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। ये देखो डिटरमाइनर का आपका एक रूल के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, फिर प्रीपोजिशन के रूल के ऊपर एक एरर आ गया। तो ऐसे अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामर है, उसके हिसाब से एरर मिक्सअप है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आप देखो क्या लिखा है, टीम विल वेट फॉर द, आगे बढ़ते हैं, फॉर द कैप्टन ऑन द ग्राउंड। अब ये तो उन्होंने पहले ही दिया है, कौन सा, देखो अंडरलाइन पूरा सही है तो इसमें तो कोई एरर नहीं, फॉर द कैप्टन ऑन द ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं, अंटिल। अब अंटिल का बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया अंटिल के अंदर एक बात याद रखो, अंटिल के आगे कभी भी नॉट नहीं आएगा, बस अंटिल के आगे नॉट नहीं आएगा।
अनलेस के बाद कभी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अनटिल के बाद नहीं आएगा, अनलेस के बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो नॉट है वो पहले ही उनके अंदर बैठा हुआ है, पहले ही उसके अंदर मौजूद है। नॉट का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी उसके अंदर होता है। तो जब उसके अंदर ऑलरेडी उसका मीनिंग है, देखो अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, या नेवर वर्ड आपका ये आता है, ठीक है, या है ना, नेवर वर्ड आता है, तो ये पहले ही नेगेटिव है, पहले ही इसके अंदर नॉट है, तो उसके बाद कभी भी गलती से भी नॉट नहीं लगाना है। कहीं भी नॉट आया तो वो आपका एरर है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि until he does not reach there, तो भाई until ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा does not जो है ये आपका यहां पर आने ही नहीं वाला है। इस does not को कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा? until he reach there। और अब एक चीज और ध्यान रखो कि जब ही आ गया जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, भाई सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर रीच नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रीचेस। क्या हो जाएगा? रीचेस। until he क्या हो जाएगा दोस्तों? रीचेस देयर। क्लियर हो रही है बात? देखो मीनिंग नेगेटिव ही है भाई, until शब्द है ना, तो मीनिंग नेगेटिव ही है, लेकिन नॉट नहीं लिखते हैं। क्या होगा? until he reaches there for practice, कि वो वहां जाता नहीं है, किसके लिए? फॉर प्रैक्टिस सेशन के लिए वो वहां नहीं जाता है तब तक। क्लियर हो रही है बात? अब फॉर प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ते हैं, तो रीचेस देयर। अब यहां क्या गड़बड़ है? फॉर प्रैक्टिस, ये देखो एस आ गया, ठीक है, एस आ गया फॉर प्रैक्टिस सेशन। अब एक चीज बताओ कि ये जो वर्ड है प्रैक्टिस, एस अगर इसमें लिखा है, दो वर्ड होते हैं दोस्तों, PRACTISE, प्रैक्टिस, ये आपका वर्ब है। ये क्या है? SE जो लगता है वो आपका वर्ब होता है, क्रिया होता है। और अगर उसको आपको नाउन फॉर्म करना है तो वो स्पेलिंग है PRACTICE। क्या होता है? CE होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आपका ये नाउन का काम कर रहा है, प्रैक्टिस सेशन। भाई कौन सा सेशन? प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। एक कंपाउंड वर्ब नाउन है आपका, प्रैक्टिस और सेशन दोनों एक साथ, ठीक है। तो यहां पर एस नहीं होने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा? CE जो है प्रैक्टिस, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब देखो आप कि ई वाला जो है वो पोर्शन, उसमें भी हमारा एरर है। देखो कितने मजेदार चीज क्वेश्चन है ये आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो कितनी सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन में सीखने को मिली। देखो हमको प्रीपोजिशन का हमको नॉलेज पता चला, हमको डिटरमाइनर का क्या रूल है वो पता चला, हमको यहाँ पर ये अनटिल और अनलेस का फर्क पता चला कि कैसे उसके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते, और उसके ये देखो हमको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का रूल पता चला, और हमको यहाँ पर लास्ट में आते आते जो है आपका वर्ड का जो है, सब शब्दों का जो चयन, सही शब्द का चयन मीनिंग के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे लगाना है वो भी पता चला। तो देखो मल्टीपल एरर है, लेकिन मल्टीपल चीजें हमको सिखा के जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो एक भी यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑल इनकरेक्ट जो है फिफ्थ वाला, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपके सामने दोस्तों, ऑल इनकरेक्ट, सब में एरर है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से पूरा सही आंसर, ठीक है। चलिए देखो, ऑल द प्लेयर्स एस लग गया, एंड द कोच ऑफ द टीम विल वेट फॉर द कैप्टन ऑन द ग्राउंड अंटिल ही रीचेस देयर फॉर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अब दोनों को पढ़ते सेम है, प्रैक्टिस को भी यही पढ़ते हैं, एस को भी, बस SE याद रखो, वो आपका क्रिया होती है, वर्ब होता है, और CE अगर लगा है प्रैक्टिस में तो वो आपका नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये आंसर फिफ्थ वाला, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है।